हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो साथियों, जो आज की क्लास है 14 नंबर की क्लास है। इससे पहले हम 13 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? एमपी टेट 2024 आप सभी को क्वालिफाई करवाना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को इसका उत्तर करना है और अपना मूल्यांकन स्वयं भी करते चलना है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? बता देना सभी को। ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करेंगे, कम ही समय में हम ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं। लावणी हो जाता है, कच्चीपुड़ी हो जाता है, यानी गंभीर हो जाता है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है? आपका हो जाता है कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, सभी साथियों को उत्तर देना है। चीन का कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया है? तो चीन का कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया है? ली रुइलिन ने बनाना है, क्रिस्टियाना ह्यूजेंस ने बनाया है, एनी जम्पतोप ने बनाया है, जेम्स ब्रैडली ने बनाया है। तो बताना है सभी साथियों को किसने बनाया है। तो ये बनाया है आपका ली रुई लिन ने बनाया है। किसने बनाया है? तो चीन का जो कृत्रिम चंद्रमा है किसने बनाया है? तो ली रुई लिन ने बनाया है। साथियों, मेरा गला थोड़ा आज सही नहीं है, तो हम सेशन को जल्दी से ही समाप्त करने वाले हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भुज गुजरात में भूकंप कब आया था और यह भारत में अब तक दर्ज सबसे हानिकारक इंट्राप्लेट भूकंपों में से एक है। तो सब बताना है सभी साथियों को। इसकी डेट पूछिए, किस डेट में हमारा यानी भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2001 को आया था। क्या आपका ऑप्शन बी है 26 जनवरी 2000 को आया था? ऑप्शन सी है 12 जनवरी 1999 को आया था और ऑप्शन डी है 6 मार्च 1945 को आया था। तो बताना है सभी साथियों को। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 2001 को आया था। ठीक है। कब आया था? तो भुज में आपका भूकंप जब आया था तो 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। बहुत ही खतरनाक था। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर दें। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछा है कौन सी गैस आपकी ग्रीन हाउस नहीं हो जाती है। मीथेन है, ऑप्शन बी हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, अगला है नाइट्रोजन पेरोक्साइड हो जाती है, ओजोन हो जाती है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, एक राइट होने वाला है, बता देना आपका। तो नहीं पूछा है तो कौन सी है आपकी? मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है आपकी। नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी आपकी और ओजोन भी आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। ये तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बताना है साथियों। सभी को पता होगा कि आपके एडमिट कार्ड तो जारी कर ही दिए गए हैं। ठीक है। तो जिनका भी पेपर 10 तारीख से है उनके लिए थोड़ा सा कम समय होगा, लेकिन समय तो सबके लिए ही कम है। ठीक है साथियों, तो जितनी भी आपने तैयारी कर रखी है उसी का ही आपको क्या करना है? अच्छे से रिवीजन करना है। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 2000 प्लस प्रश्न एमपी टेट से ही संबंधित करवाए हैं मैंने, और किसी भी टेट से संबंधित किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं कराया है। केवल एमपी टेट से संबंधित सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 100 प्लस वीडियोस होंगे। आपको क्या करना है, और 20-20 मिनट के वीडियो हैं। ठीक है साथियों, तो 20-20 मिनट के वीडियो हैं, 100 प्लस वीडियो हैं। तो आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ा करके एक बार को अच्छे से सभी वीडियोस को देख लेना है। ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में सिलेक्टेड प्रश्न, मैंने सिंपल प्रश्न वैसे भी नहीं करवाए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही साथियों आप सभी को करवाए हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार से अच्छे से जाकर सभी को कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको क्या है, पीडीएफ मिल जाती है, सभी यानी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है। तो पीडीएफ के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट आंसर आपका होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। जब हम सोडा की बोतल खोलते हैं तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो आपकी कार्बन डाई गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है सभी साथियों को कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस दलदलों में पाई जाती है और यह जानवरों के पाचन तंत्र का उत्पादक भी है। ठीक है। तो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके मुंह से जो झाग सा निकलता है वो कौन सी गैस निकलती है? इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है। तो मीथेन गैस है। ठीक है। दलदल वाले स्थान पर पाई जाती है, जैसे दलदल जानते हो साथियों, यहाँ पर कीचड़ वगैरह हो जाता है उसे बोलते हैं दलदल। ठीक है। दलदल वाले स्थान पर आपका क्या है, मीथेन गैस निकलती है। ठीक है। और जानवर होते हैं जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं ना, जो उनके मुंह से झाग निकलता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का, सफेद सफेद कलर का, उनके मुंह की तरफ ऐसे आप क्या है ब्रश करते हो ना, सुबह सुबह पेस्ट करते हो ना, जब दांत साफ करते हो तो आप कुल्ला करते हो तो जो झाग सा बनता है, ऐसे जानवर जब क्या करते हैं, जुगाली करते हैं तो उनके मुंह के बाहर झाग बन जाता है। तो उस झाग से कौन सी गैस होती है? वो मीथेन गैस होती है। ठीक है। इसे आपको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो प्रश्न काफी अच्छा है, बताना है। कुमार संगकारा होते हैं, ब्रेन लारा हो जाते हैं, सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं, रिक्की पॉन्टिंग हो जाते हैं। तो बता देना आप सभी को कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने यानी पर्सनली रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हो जाते हैं? आपके सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है सभी साथियों को इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है, स्थित है? तो बताना है किस नदी पर स्थित है। कावेरी है, कृष्णा है, भागीरथी है, सतलुज है। चार विकल्प आप सभी के सामने हैं, आपको खुद का भी एनालिसिस करते चलना है। ठीक है, ज़्यादा समय तो आपके पास बता नहीं है। आप पहले 4 या 6 घंटे की तैयारी कर रहे थे, आपको कम से कम 12 घंटे तैयारी करने की आवश्यकता हो गई। ठीक है, आपको मात्र 6 से 7 ही घंटे सोना है, बाकी समय में आपको अच्छे से प्रैक्टिस और अपना रिवीजन करते रहना। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसी का अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो आपके पास बचा नहीं है, कम ही समय आपके वैसे भी आपके लिए क्या है, सभी साथियों को कम समय मिला है एमपी टेट वालों के लिए। तो आपके लिए क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है कि ये एमपी टेट क्वालिफाई करना। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें कर लगाना होगा। ठीक है, इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली है, वहाँ पर आप जा करके उसे लगा सकते हो। ठीक है, और आप सभी के आज एडमिट कार्ड तो आप सभी ने डाउनलोड कर ही लिए होंगे, जहाँ से आपको पता चल गया होगा आपका सिटी यानी सेंटर कहाँ पर है, कौन सी सिटी में आपका सेंटर रहने वाला है और किस डेट को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी साथी बता देना है आपका एग्जाम किस किस डेट को है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला आपका हो जाएगा भागीरथी। कौन सा भागीरथी पर बना है? टेढ़ी बांध किस नदी पर बना है? तो यह भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या है, सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम आगे, अगला प्रश्न है साथियों, बताना है मंगल कक्षिक मिशन अंतरिक्षयान मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेस क्राफ्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो बताना है किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। 2011 में, 2013 में, 2015 में और 2017 में। साथियों 30 प्रश्नों को हम 20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साथियों, इतना टाइम आप खुद से भी पढ़ोगे ना तब भी लग जाता है। तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जुड़े रहना है। यदि आप सेशन को छोड़ के जाते हो तो आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक आपको 30 प्रश्न कंप्लीट करके ही जाना है। ठीक है, और लास्ट में अपना फीडबैक देते हुए जाना, कमेंट बॉक्स में किस तरह के प्रश्न आपको मैं लेकर आऊँ उस चीज़ को भी आपको बता देना एक बार से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2013 होने वाला है। ठीक है, 2013 इसका करेक्ट आंसर है। मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ये 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है सभी साथियों के सामने, बताइएगा 5 से 7 साल के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? बताना है सभी को। 1000 कैलोरी की है, 800 कैलोरी है, 1800 कैलोरी है, 1400 कैलोरी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1800 कैलोरी हो जाता है। यानी 5 से 7 साल के बच्चे के लिए प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है 1800 कैलोरी। ठीक है, इसे आपको क्या करना, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे, अगला प्रश्न है, बताना है सॉरी साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 11। ठीक है, बताइएगा रतौंधी की कमी से हो जाता है। ठीक है, रतौंधी किस की कमी से होता है? यहाँ इसे गलत कर लेंगे। रतौंधी डैश की कमी से होती है, किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से, लोहा की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो रतौंधी आपका किस कमी से हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है? तो ये रोग हो जाता है आपका रतौंधी। ठीक है, वर्ण अंधता बोलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लोहा की कमी से कौन सा हो जाता है? एनीमिया यानी अरक्तता हो जाती। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस रिसाव जिम्मेदार है? तो बताना है सभी साथियों को। तो कौन सी गैस जिम्मेदार हो जाती है आपकी? नाइट्रोजन गैस जिम्मेदार हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार हो जाती है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिम्मेदार हो जाती है, क्लोरीन गैस जिम्मेदार हो जाती है। तो भोपाल गैस त्रासदी आप से आपकी संबंधित है, कौन सी गैस है? तो मिसाइल आइसोसाइनेट है। तो कमेंट बॉक्स में साथियों को बताना है यह घटना कब हुई थी, उसकी डेट आप सभी को बता देना। ठीक है, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में, देखूंगा मैं बाद में। ठीक है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, कौन सी गैस है जो हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। 4 गैसें हैं जिसमें से आपको बता देना है सबसे अधिक मात्रा में आपकी कौन सी गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है नाइट्रोजन होगा। आपकी नाइट्रोजन कितनी 78% वायुमंडल में पाई जाती है। यहीं पर आपकी ऑक्सीजन की बात करें तो 21% के लगभग आपका ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर 99% इन दोनों गैसों का अधिकार
अधिकार हो जाता है आपका किस पर, वायुमंडल में 2 गैसों का अधिकार हो जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आप सभी के सामने, बताना है सभी साथियों को कि चिपको आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था। तो चिपको आंदोलन आपका किसके खिलाफ शुरू किया गया था, जल प्रदूषण हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, वनों की कटाई, वायु प्रदूषण। ये साथी एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। इससे संबंधित मैंने आपको एक क्लास करवाई हुई है जिसमें क्या है, जितने भी आंदोलन है आपके पर्यावरण से संबंधित, जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी आपकी संस्थाएं हैं, वो सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पर जाकर के आपको देख लेना। ठीक है, वैसे आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, नहीं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, या वीडियो के एंड में आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वनों की कटाई। वहाँ से आपको क्या करना है, जितने भी आंदोलन है वहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 1 नंबर का आंदोलन से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 नंबर पक्का करने के लिए आपको ये सारे आंदोलन पढ़ लेना है। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर ही ये क्लास मिल जाएगी, उसे आपको देख लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है, उसमें काफ़ी प्रश्न करवाए हैं, कम से कम 40-50 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो बताना है सभी साथियों को कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो 310 हड्डी पाई जाती हैं, 280, 210 और 270। तो नवजात शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, तो 270 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, यह प्रश्न भी एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी, तो बताना है किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी। ऑप्शन ए है जॉन टाइंडल ने, अगला है रेलैंडले जैक्सन ने, जोसेफ फुरियर ने, क्लाउड फॉयलेट ने। तो किसने की थी, ये की थी आपकी जोसेफ फुरियर ने। आपको सन बता देना है, किस सन में की थी, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, तो बताइएगा उस खिलाड़ी का नाम बताइएगा जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्केश सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले पुरुष बने। तो कौन से पुरुष हैं जो भारत के पहले पुरुष बने हैं, तो जावेद मोहम्मद हैं, कुश कुमार हैं, तुषार कोटी, शशि पांडे। तो कौन हो जाते हैं जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्क्वैश सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष बने। ठीक है, तो भारतीय पुरुष की बात की गई है तो कौन है, ये हो जाते हैं कुश कुमार। ठीक है, ऑप्शन आपका बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना। खेल से भी हमने 2-3 क्लास करवाई हुई हैं, उनको भी आपको अच्छे से देख लेना, जहाँ से आपको खेल टॉपिक आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, तो खेल टॉपिक में और भी डिटेल में आपको लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो बताइएगा धूम्रपान से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा है, गुर्दा है, हृदय है, फेफड़े हैं, पेट है। तो जब धूम्रपान ज़्यादा करोगे तो कौन सी चीज़ें आपकी प्रभावित होगी, तो आपके फेफड़े यानी लंग्स आपके क्या है, प्रभावित हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी एकदम से राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखो हम क्या है, तेज क्यों चल रहे हैं, फटाफट क्यों चल रहे हैं, सुपर फास्ट क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न मैंने आपको एक बार से क्लासों में करवा दिए हैं, बाई डिटेल करवाए हैं, एकदम विश्लेषण के साथ में करवाए हैं, सारी चीज़ें बताकर करवाए हैं। ठीक है, तो आपको उन क्लासेस को भी देख लेना है। गन्ने के किस भाग से हमें चीनी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, तो तने के रस से प्राप्त होते हैं, बीजों के रस से प्राप्त होते हैं, लंबी पत्तियों के रस से प्राप्त होते हैं, जड़ों को भिगोकर उनके रस से प्राप्त होते हैं। तो चीनी जो बनती है किस क्रिस्टल से बनती है, तो ये बनती है आपकी तने के रस से। ठीक है, जो गन्ने का तना होता है ना, तने को क्या करते हैं हम, उसका रस निकालते हैं, और रस निकाल करके हम क्या बनाते हैं, तो रस निकाल करके हम बनाते हैं क्या, चीनी बनाते हैं। ठीक है, तो चीनी हम बनाते हैं किससे, गन्ने के तने से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा सतत विकास का 2002 का विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था डबलिन में, दोहा में, जोहान्सबर्ग में, रियो डी जेनेरिया में। सारे इस तरह के प्रश्न मैंने आपको सारे करवा रखे हैं साथियों, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करके उन वीडियोस को खोज लेना है जहाँ पर ये प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको करना ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग हो जाता है, यानी ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। सतत विकास के लिए 2002 में जो जोहान्सबर्ग में आपका सम्मेलन हुआ था, किसके लिए हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ था ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने बताना है, निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता है, पूछा है द्वितीयक उपभोक्ता है, तो आपके उपभोक्ता किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। देखो प्राथमिक आपके कौन होते हैं, सबसे पहले आपका होता है उत्पादक। ठीक है, फिर होते हैं प्राथमिक, फिर द्वितीयक आती है आपके। ठीक है, फिर तृतीयक होते हैं। इस तरह से आपका ये चलता है। तो घास होती है, जो घास स्थल होता है आपका, यानी पादप होते हैं, उत्पादक होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, आप उत्पादक बोलते हो। तो प्रथम कौन हो जाएंगे, जो घास को खाता है, घास को कौन खाएगा, कीट खाते हैं आपके। ठीक है, कीट खाएगा, खरगोश भी घास को ही तो खाता है क्योंकि शाकाहारी होता है, तो खरगोश हो जाता है आपका।
तो खरगोश हो गया। अब खरगोश को कौन खाएगा? तो खरगोश को लोमड़ी खाएगी। और लोमड़ी को कौन खा सकता है? लोमड़ी को शेर खाएगा। इस तरह से ये क्या है, आपका क्रम चलता है। तो द्वितीयक पूछा है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो जाता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता आपकी लोमड़ी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से द्वितीयक क्या हो जाती है? लोमड़ी। देखो हाथी क्यों नहीं होगा? हाथी किसको खाता है? पादपों को खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। बकरी क्या खाती है? बकरी भी आपकी पादप खाती है, घास खाती है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाती है, ठीक है। बंदर, बंदर भी क्या है? आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। वो भी क्या, घास यानी फल वगैरह खाता है, यानी जो पौधों से हमें प्राप्त होती है उन सारी चीज़ों को खाता है, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता ये भी हो जाता है, ठीक है। तो द्वितीय का आपका कौन होगा? लोमड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताएगा ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है? तो ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है? एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है 1985 में जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी शब्द किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था बता देना है, सभी साथियों को बताना है, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी शब्द किसने पढ़ा था? तो वाल्टर जी रोसेन ने पढ़ा था, स्टीवन निको ने पढ़ा था, अल्फ्रेड हिचकॉक ने पढ़ा था, एडवर्ड स्मिथ ने पढ़ा था। ये वाल्टर जी रोसेन हो जाते हैं इसके 1985 में। इसको भी आपको याद रखना है, इन्होंने कब बताया था? तो 1985 में जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो दिया था अब आपका वाल्टर जी रोसेन आपको आ जाता, ठीक है। कभी कभी आपको WG रोसेन भी लिखा मिल सकता है, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, तो इसे भी आपको अच्छे से कब दिया था? 1985 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आगे आपसे सन पूछ ले और प्रश्न में दे दी वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द को कब दिया था? तो आपका दिया था 1985 में, ठीक है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके पर्यावरण में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें आपको अच्छे से रट्टा मार लेना है एक तरह से। अब देखो याद तो आपको ही करना है, ठीक है। मैं तो आपको केवल बता ही सकता हूँ, याद आप सभी को करना है। याद जब होती हैं चीज़ें, हम बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, बार बार पढ़ते रहना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 1 जून को मनाया जाता है? तो 1 जून को कौन मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हो जाता है, विश्व दूध दिवस हो जाता है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस हो जाता है, विश्व फोटो दिवस। देखो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद ही होगा। तो यहीं हम बात कर लेते हैं 1 जून को मनाया जाता है। तो 1 जून को कौन सा मनाया जाता है आपका? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है आप सभी को। साथियों तबीयत थोड़ा सही नहीं है, बस। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशे का उदाहरण नहीं है? पूछा है, नहीं है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है, जूट है। तो 4 विकल्प है आप सभी के सामने। पूछा है कृत्रिम रेशे का उदाहरण नहीं है। तो रेशे आपके कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आगे आपके लिए इस तरह की क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। वैसे मैंने ये सारे करवाए रखे हैं आपको। तो जो कृत्रिम रेशे का पूछा है, कृत्रिम, ठीक है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मानव निर्मित होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। जिन्हें बोलते हैं कृत्रिम। एक कृत्रिम होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कृत्रिम। इन्हें बोलते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित जो कृत्रिम होते हैं आपके, ठीक है, कृत्रिम होते हैं उन्हें मानव निर्मित बोलेंगे। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक, ठीक है। तो कितने प्रकार के हो गए आपके? 2 प्रकार के हो गए। रेशे कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। तो प्राकृतिक रेशा पूछा है, तो इसमें आपको बताना है प्राकृतिक रेशा कौन सा है, क्योंकि कृत्रिम का उदाहरण नहीं है। जो कृत्रिम नहीं होगा तो वो प्राकृतिक होगा। तो प्राकृतिक हमारा कौन सा होता है? जूट होता है, ठीक है। यहाँ से आपको इसे याद रखना है, जूट, जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे याद रखेंगे, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से कैसे जाना जाता है? जूट को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। यह कृत्रिम रेशे के प्रकार हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, ठीक है। तीनों कृत्रिम रेशे हैं, इन्हें भी आपको अच्छे से याद रखना है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? प्रश्न आपको आता है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? गोत्र है, वंश है, परिवार है, दिए गए सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, जो समाज हमारा बनता है, तो समाज जो बनता है हमारा, तो उसके केंद्र में कौन होता है? तो केंद्र में आपका परिवार होता है, ठीक है। कई परिवार आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तो कई परिवार मिलकर के आपस में मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो समाज कैसे बनता है? तो समाज की जो इकाई है आपका परिवार हो जाता है, यानी ऑप्शन ए यानी ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। चलें अगले प्रश्न पर। ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्षा जल का संचयन करने के लिए, जल संरक्षण के लिए, जल शोधन के लिए, उच्च बनाने की क्रिया।
यानी सब्लिमेशन के लिए, ठीक है। ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है जल संरक्षण के लिए। किसके लिए किया जाता है, तो जल संरक्षण। जो ड्रिप होता है ना, अब आपका इस तरह से पाइपलाइन बिछा दी जाती है खेतों में, ठीक है। ऐसे एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है ऐसे, और यहाँ पर आपकी एक मोटर लगी होती है, ठीक है। इस मोटर को जब चालू कर दिया जाता है, आपकी जब मोटर चालू होती है तो पानी इन पाइपों से होकर के निकलता है और बूंद बूंद करके टपकता है, जिससे क्या है, पानी वेस्टेज नहीं होता। जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही पानी फसल को मिल जाता है, ठीक है। जितनी फसल को आवश्यकता होती है उतना पानी फसल को मिल जाता है। ऐसे करके यहाँ पर फसल लगाई जाती है धीरे धीरे करके, और पाइपलाइन बिछा दी जाती है, आपकी पाइप बिछाए होते हैं। इसे बोलते हैं कौन सा, ड्रिप सिंचाई विधि बोलते हैं, ठीक है। तो जल संरक्षण किया जाता है, ड्रिप सिंचाई विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो जल संरक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का खनिज हृदय किसे बोलते हैं, तो भारत का जो खनिज हृदय आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक ही परतंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं। एक ही परतंत्र की बात करते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं, पोषी स्तर कहलाती है, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं, खाद्य जाल कहलाती हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही बताना है सभी को इसका जो राइट आंसर है। तो एक ही परतंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, खाद्य जाल कहलाती हैं, ठीक है। खाद्य जाल में क्या है, एक परतंत्र में कई जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई जीव किसी को खाता है तो कोई किसी को खाता है, इस तरह से खाद्य जाल का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे पादप कौन खाता है, पादप को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप को खाएगा, सांप को कौन खाएगा, बाज को कौन खाएगा, तो डिकम्पोजर होते हैं वो बाज को खा जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या है, खाद्य जाल बनता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताना। यूनिसेफ का जो मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है, पेरिस में है, स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क में, ये म्यूनिख में है। तो इस तरह के प्रश्न मैंने आपको सारे करवाए हुए हैं, ठीक है। अभी मैंने एक लेटेस्ट कल ही क्लास डाली थी, शायद जो कल वाला वीडियो है आप उसको देखना, उसमें सारे प्रश्न करवाए हैं पर्यावरण से संबंधित। जितने भी मुख्यालय हैं आपकी, जितनी भी संस्थाएं हैं आपकी, जितने भी फुल फॉर्म हैं, जितने भी आपके वो हैं, सभी करवा रखे हैं, ठीक है। आपको बस एक बार से उस क्लास को देख लेना, वहाँ से आपको ये मानो 3 या 4 नंबर क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। उस क्लास को आपको देखना ही देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक मैं आपको क्लास के एंड में दूंगा, ठीक है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होने वाली होगी तो आपको क्या है, स्क्रीन पर वो क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी, शो कर जाएगी, ठीक है। एंड स्क्रीन पर आपको शो कर जाएगी, वहाँ से आपको उसको ज्वाइन कर लेना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, तो हो जाता है न्यूयॉर्क, ठीक है। कौन सा हो जाता है, न्यूयॉर्क, ठीक है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय आपका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो साथियों मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम के लिए आपके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लाइक वीडियो को कर ही देना, आप सभी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।